हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री कोर्स का कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। और प्यारे बच्चों, अब हम इसकी मैक्सिमम थ्योरी को कर चुके हैं चैप्टर को। आज जो हमारा ये क्लास है यह लास्ट क्लास है इस चैप्टर की थ्योरी की। इसके बाद हम एनसीईआरटी के जो इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वह हमारा है एनसीईआरटी का 5.5 जिसे हम पायस या इमल्सन कहते हैं। अब पायस या इमल्सन होता क्या है। जब हमने कोलाइडी विलयनों पे चर्चा करी थी कि कोलाइडी विलयन कैसे बनते हैं, आप जानते हैं एक परिक्षिप्त प्रावस्था को एक परिक्षेपण माध्यम में जब मिलाया जाता है तो कोलाइडी विलयन तैयार होते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं विलयन में जो चीज विलय होती है उसे कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। एक विलयन में जो चीज विलायक होती है उसे कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो जैसे विलय में विलायक में विलय को मिलाने पर विलयन तैयार होता है, वैसी परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था को मिलाने पर कोलाइडी विलयन तैयार होता है। पूरी चर्चा हम अपने चैप्टर में कर चुके हैं डिटेल में इस बारे में। अब हमने वहां कोलाइडी विलयनों के अलग अलग प्रकार बताए थे कि परिक्षेपण माध्यम की अलग अलग अवस्थाएं तथा परिक्षिप्त प्रावस्था की अलग अलग हम कह सकते हैं अवस्थाओं के आधार पर हमने अलग अलग प्रकार के कोलाइडी विलयनों का वहां निर्माण किया था। उन्हीं में से एक हमारा जो होता है जिसे हम कहते हैं पायस या इमल्सन। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि पायस या इमल्सन वह कोलाइडी विलयन है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव अवस्था में हो और साथ ही हम दूसरा कहते हैं जो परिक्षेपण माध्यम है वह भी द्रव अवस्था में होती है। तो पहले डेफिनेशन इसकी लिखते हैं। एक ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में हो ऐसे विलयन को या ऐसे कोलाइडी विलयन को पायस या इमल्शन कहते हैं। इंग्लिश का वर्ड है इमल्शन कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसके हम कौन कौन से दे सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो दूध हो गया, क्रीम हो गई, हम यूज करते हैं ना, दूध हो गया, हम क्रीम हो गई, वो चीज जो चीजें यूज करते हैं वह इसी कैटेगरी में आती है, इमल्शन की श्रेणी में ही आती है। दोनों चीजें ध्यान रखने की बात क्या है कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में हैं। तब यदि कोलाइडी विलयन बनता है तो उसे हम पायस या इमल्सन कहते हैं। अब इसको दो तरीके से समझते हैं, दो उसमें कैटेगराइज करते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं तेल जल में, पहला हमारा आता है तेल जल में, जिसे O/W कहा जाता है। इसको समझिए क्या चीज है। इसका अर्थ है इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, तेल, और परिक्षेपण माध्यम क्या है, यह क्या है, जल। तो यदि जल में हम तेल मिला दें तो निश्चित रूप से जो परिक्षेपण माध्यम है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, परिक्षिप्त प्रावस्था की क्वांटिटी कम होगी, मात्रा कम होगी। तो जल ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तेल थोड़ा सा ले रहे हैं, जल में डाल रहे हैं, तो जो आप कह सकते हैं जो कोलाइडी विलयन तैयार होगा उसे हम कहेंगे तेल जल में या ऑयल इन वाटर, इंग्लिश में ऑयल इन वाटर कहेंगे। यह क्या बनाएगा, एक पायस का निर्माण करेगा। अब ये तो हमारा क्या हो गया यदि तेल हम जल में डालें। सेकंड इसी में कैटेगरी में यहीं पर लिख लेते हैं, सेकंड दूसरे को कहते हैं जल में तेल, जल में तेल, और इसको हम नाम देते हैं
W/O यानी कि वाटर इन ऑयल। अब इसमें फिर से ये कहें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी, तो परिक्षिप्त प्रावस्था किसकी मात्रा कम है, जल की, तो यहां पर क्या आ जाएगा, जल। और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम किसकी मात्रा ज्यादा है, तेल की मात्रा ज्यादा है, तो इसे हम कहेंगे ये तेल है। ये दोनों ही क्या हैं, पायस हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, हमने कहा जैसे इसका एग्जाम्पल दूध, इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या लिया हमने, इसका एग्जाम्पल ले लिया क्रीम, या इसके अलावा आप मक्खन भी कह सकते हैं। ये क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब बात आती है कि आप इनको बना तो रहे हो, लेकिन आखिर एक तेल जल में मिलता तो है नहीं। आप कभी घर पे एक जल लीजिए, उसमें थोड़ी सी तेल की बूंदें डाली, तो तेल की बूंदें तो अलग अलग तैरती रहती हैं, तो ये मिलती नहीं है आपस में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बीच में कोई एक ऐसा एजेंट डालना पड़ता है, एक ऐसा पदार्थ डालना पड़ता है जो कि इन दोनों को आपस में अच्छे से मिला ले, और उसी को हम नाम देते हैं, आपकी किताब में पायसीकृत नाम दिया है, एग्जैक्ट नाम हम देख लेते हैं, पायसीकर्मक कहते हैं उसे। तो क्या है, पायसीकर्मक, पायसीकर्मक क्या होता है, पायसीकर्मक जो तेल और जल के बीच में एक ऐसा हम कह सकते हैं बॉन्ड का काम करें कि तेल और जल आपस में अच्छे से घुल जाएं। क्योंकि मैंने कहा सामान्य अवस्था में नहीं घुलेंगे, चाहे आप जल में तेल की बूंदें डालिए या तेल में जल की बूंदें डालिए, वो मिलने वाली नहीं है। तो उसके लिए एक ऐसा एजेंट जो दोनों के बीच में बॉन्डेशन ले आए, उसे हम कहेंगे पायसीकर्मक। तो क्या है पायसीकर्मक, एक ऐसा पदार्थ जो जल तथा तेल के बीच में एक बंध बना दे, एक बॉन्ड बना दे, बंध बना दे, बनाकर उन्हें आपस में घोल दे, आपस में घोल दे, घोल दे। इस आपस को ठीक से लिख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, उन्हें आपस में घोल दें। ये क्या कहलाता है, पायसीकर्मक कहलाता है। अब आप सोचिए, आपको ध्यान हो कि कभी टीवी पे आपने देखा हो कि कुछ लोग क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल दूध का निर्माण करते हैं, जिसे हम नकली दूध कहते हैं। आपने देखा होगा उसमें क्या क्या चीजें मिलाते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे शैम्पू हो गया, इस ऐसे शैम्पू वो यूज करते हैं, और थोड़ा सा तेल डाल दिया, फिर शैम्पू डाल दिया, थोड़ा जल डाल दिया, उन्हें आपस में मिलाते रहते हैं, मिलाते रहते हैं। उससे क्या हो जाता है, दूध जैसा एक सफेद पदार्थ बन के तैयार हो जाता है। तो वहां ऑयल भी पड़ रहा है, वहां जल भी पड़ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या करते हैं, एक हम कह सकते हैं कोई एक शैम्पू या कोई एक डिटर्जेंट या साबुन को उसमें जरूर डालते हैं, क्योंकि जल और तेल आपस में मिलने वाले नहीं है। तो उनको अच्छी प्रकार से मिलाने के लिए वहां क्या कर रहे हैं, उसमें एक डिटर्जेंट या एक शैम्पू डाल देते हैं। तो वो क्या काम करेगा, खुद ही सोचिए। हमने जब मिशेल्स की थ्योरी आपको बताई थी कि किस प्रकार कपड़ों से तेल की बूंदों को बाहर निकाला जाता है मिशेल के द्वारा, तो वहां हमने आपको बताया था एक एजेंट होता है C17H35COONA, ये हमने बताया था। और ये किस प्रकार का होता है, हमने कहा था यह तो होती है हाइड्रोकार्बन्स की पूरी चेन, और यह पूरा का पूरा हमारे पास क्या होता है, ये नेगेटिव में एक आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए यह हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला है। तो यह क्या है, तेल में, क्योंकि तेल भी अपने आप में एक हाइड्रोकार्बन का ही हम कह सकते हैं एक तरीका है, तो तेल में यह हिस्सा क्या होता है, आसानी से मिक्स हो जाता है। वहां हमने मिशेल के प्रोसेस में समझा था। जबकि ये वाला हिस्सा एक आयन में परिवर्तित होने के कारण यह हिस्सा जल के साथ जल में आसानी से घुल जाता है। तो अब ये कैसे होगा, खुद ही सोचिए। मैंने कहा यहां हमारे पास क्या था, एक तेल था, ये तेल की बूंद है। अब इस तेल की बूंद में क्या हो गए, ये मिशेल्स चले गए, ये यहां से इस प्रकार से आ गए मिशेल्स।
और इनके जो हेड हैं, ये वाले जो हेड हैं, शीर्ष हैं, यह हमारे क्या हैं, यह हमारे हैं COONA, ये COONA, यानी कि ये आयन है हमारे। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आयन हो जाएंगे। तो अंदर का हिस्सा जो हाइड्रोकार्बन्स की चेन है वो तो तेल के साथ जुड़ गई, और बाहर का ये जो आयन है ये जल के आयनों के साथ क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो अब तेल की बूंद जल में क्या हो गई, मिक्स हो गई, क्योंकि तेल के कण हाइड्रोकार्बन की चेन से जुड़े हैं, जबकि उनके जो शीर्ष हैं वह किससे जुड़े हैं, जल के साथ एक सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। यानी कि वो जो विपरीत आवेश होते हैं वो क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग अच्छी होती है उनके ऊपर, वैद्युत संयोजक बंध का निर्माण करते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो तेल आसानी से जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो अब हमारे पास दो प्रकार से पायस हैं, एक है तेल जल में, दूसरा है जल में तेल। तो इनके लिए कौन कौन से पायस कर्मक का इस्तेमाल किया जाता है ये समझ लीजिए। यदि इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं, यही लाइन आगे बढ़ा दूं, तो देखिए यदि हम तेल जल में, इसके लिए पायसी कर्मक कौन कौन से होंगे ये हम समझिए। इसके लिए होते हैं प्रोटीन, इसके अलावा गोंद, इसके अलावा साबुन, ये क्या होंगे, पायसी कर्मक का काम करेंगे, यानी कि तेल को जल में आसानी से घोल देंगे। लेकिन ये जो दूसरे प्रकार का है जल में तेल घोलने का जो तरीका है, इसके लिए पायसी कर्मक जो होते हैं वह हमारा होता है जैसे काजल, जिसे इंग्लिश में लैंप ब्लैक कहते हैं, लैंप ब्लैक। इसके अलावा कह सकते हैं अब लंबी श्रृंखला के अल्कोहल, ये क्या करते हैं, पायसी कर्मक का काम करेंगे। किसके लिए, जल में तेल वाली कैटेगरी के लिए। जबकि तेल में जल वाली कैटेगरी के लिए पायसी कर्मक प्रोटीन, गोंद, साबुन, यदि इनको मिला दिया जाए इसमें, तो तेल और जल आसानी से क्या हो जाएंगे, आपस में घुल जाएंगे और एक कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेंगे। और क्योंकि उसमें हमने कहा परिक्षिप्त प्रावस्था भी कैसी है, हमने कहा द्रव अवस्था में है, और परिक्षेपण माध्यम भी क्या है, द्रवीय अवस्था में है। दोनों द्रव में है, और जब दोनों द्रव में होते हैं तो उस प्रकार के कोलाइडी विलयन को हम पायस या एमल्सन कहते हैं। तो मुझे लग रहा है आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही आसान है। ये थ्योरी सीधे मिशेल से संबंधित है कि वहां पर जैसे वो तेल की बूंद को खींच करके मिशेल बाहर निकालते थे, इसी प्रकार यहां पर तेल की हम कह सकते हैं बिंदुओं पर वही मिशेल क्या हो रहे हैं, आपस में संयुक्त हो रहे हैं, और दूसरी उनका जो हेड है वो जल से संयुक्त हो रहा है, दोनों आपस में मिल जा रहे हैं। आसान थ्योरी है, तो आप इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है एनसीईआरटी का, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है एनसीईआरटी का 5.6, जो कि है हमारे चारों ओर कोलाइड। हमने यहां कोलाइड की चर्चा करी पूरे के पूरे चैप्टर में, और उसे बताया कि किस प्रकार से यह वास्तविक विलयन और निलंबन की बीच की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसके कणों का आकार एक वास्तविक विलयन के कणों के आकार से बड़ा, जबकि निलंबन के कणों के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। अब कोलाइडी, हमने यह भी आपको बताया था कि कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं, परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते थे। और आपको वहां पर हमने चैप्टर के दौरान बताया था कि कुल मिलाकर के हमारे पास 8 तरीके के कोलाइडी विलयन होते हैं। उसमें यह विलयनों की श्रेणी में जो विलयन जो हमारे पास होते हैं वो 9 तरीके के होते हैं, क्योंकि विलयन जो वास्तविक विलयन होते हैं वो हमारे समांगी कह सकते हैं मिश्रण होते हैं, जबकि जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसमें केवल एक प्रकार की गैस, परिक्षिप्त प्रावस्था भी गैस हो और परिक्षेपण माध्यम भी गैस हो, केवल ऐसा हम कह सकते हैं कोलाइडी विलयन नहीं बन सकता, क्योंकि जब परिक्षिप्त प्रावस्था भी गैस होगी, परिक्षेपण माध्यम भी यदि गैस हो, तो यदि इनको मिलाएंगे तो ये पूर्ण रूप से आपस में मिल जाएंगी, तो ये तो समांगी माध्यम बना देगी, समांगी विलयन बनाएगी। और हम कह रहे हैं कि जो कोलाइडी विलयन है वो विषमांगी है, इसलिए केवल इस अवस्था को छोड़ करके
बाकी कोई भी आप कंडीशन ले लीजिए कि जो हमारे पास हम कह सकते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था है वो ठोस द्रव गैस हो, और इसी प्रकार से हम परिक्षेपण माध्यम भी ठोस द्रव गैस हो, तो इनकी अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, 8 प्रकार के कोलाइडी विलयनों का निर्माण करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए हमारे अगल बगल बहुत सारे कोलाइडी विलयन हैं। हम कह सकते हैं हमारा जो भोजन है, हमारा रुधिर हो गया, हमारे कपड़े हो गए, हम जो घरों में भोज्य पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, आप हलवा बना रहे हैं, हम क्रीम यूज कर रहे हैं, आप जो पॉलिश वाली क्रीम होती है उसको यूज कीजिए, हम जो ऑयल यूज कर रहे हैं, वो काफी सारी चीजें हमारी क्या आती हैं, यह कोलाइडी विलयनों की श्रेणी में आती है। तो हमारे अगल बगल वास्तव में देखा जाए तो अत्यधिक मात्रा में कोलाइडी विलयन उपलब्ध हैं। अब हम कुछ व्यवहारिक जीवन में कोलाइडी विलयनों के कुछ घटनाओं को, कुछ चीजों को समझेंगे। सबसे पहला इसमें आ रहा है आकाश का नीला रंग। पहला आ रहा है आकाश का नीला रंग। अब समझिए आकाश में नीला रंग हमें क्यों दिखता है। फिजिक्स में भी इस चीज को अपने तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे वायुमंडल में जो हमारा वातावरण है उसमें बहुत सारी गैसों के छोटे छोटे कण और धूल के छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वह क्या कर देता है, उस प्रकाश को स्कैटर्ड कर देता है, चारों तरफ फैला देता है। तो हमारा जो ये माध्यम है, जो हमारा वातावरण है जिसमें धूल के कण, गैसों के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तैर रहे हैं, वह वास्तव में क्या है, एक कोलाइडी विलयन ही तो है। और उसके ही कण क्या कर रहे हैं, ये कोलाइडी कण सूर्य से आने वाले प्रकाश को हम कह सकते हैं स्कैटर कर दे रहे हैं, उसको विकर्णित कर देते हैं सभी दिशाओं में, जिसके कारण हमें आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। तो आकाश का नीला रंग वास्तव में देखा जाए तो कोलाइडी कणों का ही हम कह सकते हैं प्रकीर्णन की घटना पर आधारित है। तो क्या है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना पर, प्रकीर्णन की घटना पर आधारित है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा हम तरीका ले, दूसरा हमारा आता है कि धुंध या कोहरा कैसे बनता है। देखिए, धुंध या कोहरा ये कैसे बनता है। आप जानते हैं वातावरण में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं और जल वाष्प भी होती है, जल की छोटी छोटी बूंदें भी होती हैं। जब बहुत किसी जगह का तापमान काफी कम हो जाता है, जिस तापमान को हम एक नाम देते हैं ओसांक, यदि तापमान बहुत कम हो जाए तो जल की यही बूंदें वातावरण में उपस्थित धूल के कणों के ऊपर क्या हो जाते हैं, केंद्रित हो जाती हैं, यानी कि स्थित हो जाते हैं, धूल के कणों पर स्थित हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। अब ये धूल के कण बहुत सूक्ष्म हैं और यह क्या करते हैं, हमारे वातावरण में जैसे एक कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण या कोलाइडी सोल हम कह सकते हैं गति करते रहते हैं, नियमित गति करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से धूल के कणों के ऊपर स्थित जो हम कह सकते हैं जल की छोटी छोटी बूंदें होती है, वह भी वातावरण में उपस्थित गैसों के बीच में वैसे ही गति करती है, नियमित गति, जैसे कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण करते हैं। तो ये मुक्त रूप से हवा में अनियमित गति करती रहती है और उसी को हम क्या नाम देते हैं, धुंध या कोहरा नाम देते हैं। तो तरीका मैंने आपको बता दिया, आप लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में स्पष्ट दिया हुआ है कि जब वातावरण में उपस्थित जो जल के कण होते हैं, वातावरण का ताप ओसांक से कम हो जाए या ओसांक तक पहुंच जाए तो जल के यही कण धूल के पृष्ठ पर स्थित हो जाते हैं और वह धूल के कण मुक्त रूप से गति करते हैं, नियमित गति, जिसे ब्राउनी गति कहते हैं, और वहीं उसी को हम क्या कहते हैं, कोहरा या धुंध कहते हैं। तीसरा इसका जो एग्जाम्पल है वह हम कहते हैं डेल्टा का निर्माण, डेल्टा निर्माण। अब देखिए डेल्टा कहां बनता है, जहां नदियां समुद्रों में मिलती है वहां पर हम कह सकते हैं कुछ मिट्टी जैसी जमा हो जाती है, वो डेल्टा कहलाती है। कुछ स्थल का निर्माण हो जाता है, वो डेल्टा होता है। वो क्यों होता है, आप जानते हैं, जब नदियां पहाड़ों से निकल करके बहती है तो उसके जल में मिट्टी के छोटे छोटे कण स्थित होते हैं और वह कण बिल्कुल वैसी है जैसे कि हम कोलाइडी विलयन में कहते हैं कोलाइडी कण होते हैं। ठीक उसी प्रकार से नदी के जल में धूल के मिट्टी के छोटे छोटे कण कोलाइडी कणों की तरह आगे की ओर गतिशील होते हैं। जब यह नदी किसी समुद्र से मिलती है तो समुद्र में बहुत सारे वैद्युत अपघट्य होते हैं और हम जानते हैं किसी कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य यदि मिला दिया जाए तो वहां स्कंदन की क्रिया होती है, जो कि हमने पिछली क्लास में इस बात को समझा था।
और स्कंदन की क्रिया में क्या होता है कि जो कोलाइडी कण होते हैं, यह छोटे छोटे कणों के ऊपर जो आवेश होता है वह वैद्युत अपघट्य को मिलाने पर आवेश नष्ट हो जाता है। छोटे छोटे कण जो कि नदी के संदर्भ में हम कहेंगे मिट्टी के कण हैं, ये आपस में संयुक्त होंगे, बड़े कण का निर्माण करेंगे और बड़ा कण क्या होगा, नीचे तली पर जाकर के बैठ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसलिए जहां पर नदी समुद्रों पर मिलती है वहां खूब सारी मिट्टी हम कहते हैं जमा हो जाती है और वहां क्या होता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से यह भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमारे कोलाइडी विलयनों के जो घटनाएं हैं उसके थ्योरी से संबंधित है। अब इसी प्रकार से और हैं, आप आगे की चीजों को पढ़ भी सकते हैं। अब हम समझते हैं कोलाइडी कणों के, अगला टॉपिक हमारा आता है कोलाइडो का उपयोग। कैसे हम इसका उपयोग भी करते हैं अपनी इंडस्ट्री में बहुत सी घटनाओं में। सबसे पहला हमारा आता है कि जो हम कहते हैं कि धुएं को हम क्या करते हैं शोधन में, धूम्र के शोधन में, पहला हम कह सकते हैं धूम्र शोधन में। देखिए जब किसी फैक्ट्री में आप देखते होंगे कि धुआं निकलता है ऊपर चिमनियों से, और धुएं में क्या होता है, वास्तव में कार्बन के छोटे छोटे कण होते हैं और कुछ अन्य अशुद्धियां होती हैं। वो सारे के सारे वास्तव में देखा जाए तो वायु में वो बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसे कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण, और उन पर आवेश भी होगा। तो यदि हम चाहते हैं कि जो चिमनी है उससे बाहर ये नुकसानदायक कार्बन के कण या अन्य अशुद्धियां बाहर न निकलें, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम जो भट्टी बनाते हैं, इस प्रकार से हमने जो एक भट्टी बनाई, ये मान लेते हैं ये चिमनी है। यहां से जब धुआं इधर की ओर से जाता है, जब धुआं ऊपर की ओर उठेगा, यहां से कहीं से धुएं को भेजेंगे, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं छोटे बड़े। इस प्रकार से इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। यदि इस इलेक्ट्रोड को हम ये कह लें ये धनावेशित है, ये धनावेशित है, ये धनावेशित, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित ऋणावेशित ऋणावेशित। अब धुएं के कण जब यहां से जाते हैं तो मैंने कहा धुआं अपने आप में क्या है, एक कोलाइडी कण ही है, जो कि कोलाइडी विलयन, वहां पर परिक्षेपण माध्यम क्या है, वायु हो गई, उसमें स्थित है। जब ये ऊपर की ओर जाते हैं तो ये क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। यदि कोलाइडी कणों पर धन आवेश है तो ये वाले कण जो होंगे ये ऋण की तरफ जाकर के चिपक जाएंगे विपरीत आवेश के कारण। और यदि इन पे धनावेश, यदि इन पे हमने कहा धनावेश है तो ऋण की तरफ चले जाएंगे, और यदि इन पे ऋण आवेश होता तो ये कहां जाते, धन पर जाकर के चिपक जाते। तो जब तक ये ऊपर पहुंचते हैं इनके कण क्या हो जाते हैं, जो हमने इलेक्ट्रॉन लगाए हैं उनसे चिपक जाते हैं। तो जो नुकसानदायक या हम कहते हैं जो अशुद्धियां होती हैं कारखानों से निकलने वाली वायु में, वे सारी के सारी यहीं पर इकट्ठे हो जाती है और केवल शुद्ध वायु हम कह सकते हैं बाहर निकल जाती है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल धूम्र शोधन में भी किया जाता है। अगला हम पॉइंट देखें, फर्स्ट सेकंड, जिसे हम कहते हैं जल का शुद्धिकरण। जल का शुद्धिकरण। देखिए जल का शुद्धिकरण आप जानते होंगे, जल में बहुत सारी अशुद्धियां मिलाई जाती है और उसके शुद्धिकरण के लिए हम क्या करते हैं। अब जल में अशुद्धियां क्या है, जल एक प्रकार से परिक्षेपण माध्यम है और उसकी जो अशुद्धियां हैं वह क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था है, यानी कि कोलाइडी कण है। तो उसकी अशुद्धि को दूर करने के लिए हम जल में फिटकरी मिला देते हैं। फिटकरी, अब आप कहोगे सर फिटकरी क्या करेगी। फिटकरी जल में उपस्थित जो अशुद्धियां हैं, जो कोलाइडी कण हैं, उन सब पे स्कंदन की प्रक्रिया आप लागू कर देगी, यार स्कंदन कर देगी, यानी कि उनका स्कंदन करेंगे तो जितनी भी अशुद्धियां हैं वो बर्तन की तली पर इकट्ठी हो जाएंगी और ऊपर की ओर साफ जल आपको मिल जाएगा जो पीने लायक आपका होगा। इसके अलावा हमने कहा था थर्ड में कहें, जैसे साबुन के द्वारा हम देखते हैं गंदे कपड़ों की सफाई, साबुन द्वारा गंदे कपड़ों की सफाई, गंदे कपड़ों की सफाई। तो इसमें मैंने आपको मिशेल थ्योरी बताई थी, मिशेल का सिद्धांत बताया था जो कि डिटेल में बताया था, वो इस तरीके से होती है। अब ये भी देखिए कि हमारा जो ब्लड है ना, वह ब्लड भी अपने आप में, जो हमारा रक्त है वह भी अपने आप में एक कोलाइडी विलयन है। और आपने देखा होगा कि जो लोग शेविंग करते हैं और शेविंग करते करते कहीं से जरा सा ब्लेड से कट जाए तो उनके पास में एक फिटकरी होती है, उस फिटकरी को वहां पर रगड़ते हैं तो वो ब्लड ज्यादा नहीं बहता और वहीं पर क्या हो जाता है, ब्लड जम सा जाता है।
तो वह भी अपने आप में क्या है, एक कोलाइडी प्रोसेस है, क्योंकि रक्त जो है वो कोलाइडी विलयन है, और कोलाइडी विलयन जब कहीं से कटता है तो कोलाइडी विलयन बाहर आता है, तो हम उसका भी स्कंदन कर देते हैं, विक्षेपण कर देते हैं उसका। तो जहां से ब्लड निकल रहा है वहां पर आप फिटकरी रगड़ दीजिए, तो फिटकरी क्या करेगा, उस जो हमारा रक्त होगा उसमें जो कोलाइडी कण होगा उनका क्या कर देगा, अवक्षेपण कर देगा, स्कंदन कर देगा, जिससे ब्लड क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो यह भी सीधे सीधे क्या है, कहीं ना कहीं जो हमारे कोलाइडी विलयन के हमने विभिन्न प्रोसेस पढ़े हैं उनसे संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने समझा कि हमारे चारों तरफ किस प्रकार से हम विभिन्न कोलाइडी घटनाएं घटती रहती हैं, और कैसे हम कोलाइडो का उपयोग करके विभिन्न इंडस्ट्रियों में इसका उपयोग करते हैं। जैसे हमने कहा, धूम्र शोधन में, कारखानों से निकलने वाले धुएं को शोधित करने में, जल के शुद्धिकरण में, साबुन द्वारा गंदे कपड़े करने में, गंदे कपड़ों की सफाई करने में, और इसी के अलावा और सारे हैं जो छोटी छोटी चीजें वो आप जरूर पढ़िएगा। तो आप इसे नोट कीजिए। फिर इसके बेस्ड में 2 हम कह सकते हैं प्रश्न दिए हुए हैं, हम उन 2 प्रश्नों को करेंगे और ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इन टॉपिक्स के बेस्ड में पाठ्यनिहित प्रश्नों में हमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है 5.7, इसके अनुसार आप हार्डी-शुल्ज़े नियम में संशोधन के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं। हम जानते हैं हार्डी-शुल्ज़े नियम क्या होता है, क्या है हार्डी-शुल्ज़े जो नियम है वह यह कहता है कि जब हम किसी कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं उनका स्कंदन करना चाहते हैं तो हम बाहर से आयन मिलाते हैं। और हार्डी-शुल्ज़े का नियम यह कहता है कि आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी उनकी उतनी ही कम मात्रा क्या करेगी, स्कंदन की प्रक्रिया घटित कर देगी। इसका मतलब है जो स्कंदन शक्ति होगी वह उन आयनों की सबसे ज्यादा होगी जिनकी संयोजकता सबसे ज्यादा है। यह हमने आपको चैप्टर में बताया था। हमने वहां एग्जांपल दिया था, हमने कहा जैसे एल्यूमिनियम होता है जिसका 3+ होता है, और इसके अलावा जैसे हमने सोडियम का एग्जांपल दिया था जिसका 1+ होता है, +1 होता है। तो यदि मेरे पास कोई एक ऐसा कोलाइडी कण है जिसमें मैंने कहा था 6 आपके पास ऋण आवेश हैं, ये हो गया हमारा 5 और 6, तो यदि एल्यूमिनियम के कणों के द्वारा इसका स्कंदन करना है तो एल्यूमिनियम के केवल कितने कण इस्तेमाल होंगे, 2, क्योंकि एक में 3 धन आवेश हैं। तो ये जब इसके पृष्ठ पर जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित कर लेंगे, और इसका दूसरा एक आयन फिर से 3 इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित कर लेगा, तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कोलाइडी कण को क्या कर लेंगे, उदासीन बना देंगे। जबकि सोडियम के हमारे पास देख रहे हैं केवल इसका संयोजकता +1 है, तो यह जब इसके पास जाएगी तो 6 इलेक्ट्रॉनों को यह क्या करेगा, उदासीन करने के लिए सोडियम के 6 आयनों की आवश्यकता होगी। और यही हमारा हार्डी-शुल्ज़े का नियम था। यह कहता था एल्यूमिनियम की जो स्कंदन क्षमता है, स्कंदन शक्ति है, वह सोडियम से ज्यादा है। अब ये कह रहे हैं इसमें हम क्या संशोधन दे सकते हैं। देखिए, संशोधन की जहां तक बात है, इसके पृष्ठ पर यह एल्यूमिनियम जब आकर के स्थित होगा या सोडियम आकर के स्थित होगा, यानी कि यहां पर क्या होगी, कोलाइडी कणों पर अधिशोषण की क्रिया होगी। और अधिशोषण की क्रिया में यह कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि एल्यूमिनियम का 1 कण आए या 2 कण आए या 3 कण आए। यह अधिशोषण की क्रिया इनकी संयोजकता पर आवश्यक नहीं है कि निर्भर करे। तो क्या संशोधन कर सकते हैं, स्कंदन शक्ति संयोजकता पर निर्भर न होकर अधिशोषण क्षमता पर निर्भर करती है। इसका अर्थ है कि हम जैसे ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके 2 इसके 6, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके पृष्ठ पर अधिशोषण किसनों का होगा, कैसे आयनों को ये अधिशोषित करेगा, इस बात पर निर्भर करेगी, जो हार्डी-शुल्ज़े का रूल होगा। ऐसे संशोधित कर सकते हैं। अगला है हमारे पास 5.8, अगला है 5.8, इसे समझिए। अवक्षेप का मात्रात्मक आकलन करने से पूर्व उसे जल में धोना क्यों आवश्यक है। देखिए, अवक्षेप क्या होता है, जब हम कोई एक कोलाइडी विलयन लेते हैं और कोलाइडी विलयन का जब स्कंदन किया जाता है तो नीचे की ओर हमारे पास अवक्षेप मिल जाता है।
ऐसा ये अवक्षेप मिलता है। ये क्या है? कोलाइडी विलयन, जिसका हमने स्कंदन किया तो ये क्या मिल गया? अवक्षेप। यानी कि जो पदार्थ नीचे बैठ गया वो अवक्षेप हो गया। अब इस अवक्षेप की कितनी मात्रा है, इसको करने से पहले, इसको मात्रा को ज्ञात करने से पहले ये कह रहा है इसको जल से धोना आवश्यक है। जल से धोना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम अवक्षेप बनाते हैं किसी कोलाइडी विलयन में, स्कंदन करके अवक्षेप का निर्माण करते हैं, तो हम क्या करते हैं? सामान्यतः वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। तो इस अवक्षेप में जो अशुद्धियां होंगी वह कौन कौन सी हो सकती हैं? हम कह सकते हैं वैद्युत अपघट्य प्लस अन्य अशुद्धियां होगी। ये अवक्षेप अपनी शुद्ध अवस्था में नहीं होगा, इसमें कुछ वैद्युत अपघट्य भी होंगे और साथ में कुछ अन्य अशुद्धियां भी होंगी। तो यदि हम इसका जल से शोधन कर दें, जल शोधन, जल से इसको धो दें, तब हमारे पास अवक्षेप की सही मात्रा प्राप्त होगी। अवक्षेप की शुद्ध मात्रा प्राप्त होगी, क्योंकि जल शोधन करने पर वैद्युत अपघट्य तथा अन्य अशुद्धियां अवक्षेप में से निकल जाएगी। तब आप उसका देखेंगे, उसकी मात्रा को ज्ञात करेंगे तो वह हमारी शुद्ध मात्रा हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इसको समझ सकते हैं। आज के टॉपिक तो काफी आसान थे। मेन इसमें था पायस का कैसे निर्माण करते हैं, इमल्शन का कैसे निर्माण करते हैं। यदि वो समझ में आ गया होगा तो ये चीजें कुछ भी कठिन नहीं है बाकी चीजें। तो यहां पर चैप्टर की थ्योरी हम कहते हैं पूर्ण होती है। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगली क्लास में शुरू करेंगे इसके एनसीईआरटी के जो हमारे प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशंस। वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको देखना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।